जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जब चौथी बार मुख्यमंत्री बनी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति तथा ओबीसी की जो क्रीमी लेयर की आय सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी। ऐसा एक दिया नायाब तोहफा ओबीसी के लोगों को, उनके विद्यार्थियों को जो रिजर्वेशन से आते हैं, कि जो नौकरी के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, जो उन्होंने पैमाना निश्चित किया, तो जो 3 लाख रुपए जिसकी अभिभावकों की इनकम 1 साल की है, केवल उनको ही ये सुविधा दी जाती थी रिजर्वेशन की, मंडल कमीशन के तहत ओबीसी को, जो पिछड़ों को आरक्षण मिला था। इसकी आय सीमा बढ़ाकर 5 लाख की बहन कुमारी मायावती ने, और पहले ये सीमा 1 लाख रुपए थी। केवल 1 लाख रुपए अनुसूचित जाति, जनजाति तथा ओबीसी के जो विद्यार्थी होते थे उनको लाभ तभी मिलता था, चाहे तो पढ़ाई में चाहे नौकरी में, कि जिनके अभिभावकों की कुल आयु जो है 1 लाख रुपए महीना है। पिछले सरकार के शासन काल में 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की थी, और फिर 3 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख रुपए करने का काम किया था। तो इस तरीके से ये जो फैसला बहन कुमारी मायावती ने किया, ये जो था अधिक से अधिक आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए जो था, इसकी घोषणा की कि पिछड़े वर्गों को अधिक से अधिक, ज्यादातर लोगों को इसका लाभ मिल सके। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि अभी केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग को भी आरक्षण की घोषणा की थी। 10% आरक्षण गरीबों को दिया, लेकिन उनकी गरीबी की जो सीमा तय की गई वो 10 लाख रुपए है। अब आप ये देखिए कि एक ही सरकार, एक ही देश, एक ही कानून, आरक्षण के लिए वो जनरल की सीमा 10 लाख गरीबी की, और वही जो थी ओबीसी एसटी के लिए पहले 1 लाख थी, बाद में 3 लाख। अभी भी जो 3 लाख है वो शायद जाके बाकी प्रदेशों में अभी 1 लाख या 3 लाख ही होगी। तो ऐसा जो दोहरा रवैया है, ये समझ नहीं आता। किसी ने मांग नहीं की, किसी ने, ना तो सामान्य वर्ग ने आरक्षण की मांग की थी, ना उन्होंने सीमा की मांग की थी, तो उनको आरक्षण भी दे दिया, और सीमा जो थी 10 लाख रुपए कर दी कि 10 लाख साल में जिसको मिलेगा वो गरीब है, और वही अगर ओबीसी का जिसे साल में 3 लाख मिलेगा वो गरीब है, जिसे 10 लाख मिलेगा वो अमीर हो गया। मतलब ओबीसी एससी को 10 लाख मिलेगा तो वो अमीर हो गया, और अगर सामान्य वर्ग को 10 लाख मिलेगा साल में तो वो गरीब हो गया। कैसा दोहरा पैमाना है सरकार का, ये समझ नहीं आता। और लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठाता। मैंने नहीं देखा कि आज तक एससी एसटी या ओबीसी लोगों ने आवाज उठाई हो कि उनकी गरीबी की रेखा 10 लाख और हमारी गरीबी की रेखा 3 लाख या 1 लाख या 5 लाख। तो ऐसा अंतर क्यों, ये सवाल पूछना चाहिए सरकार से। गरीब तो गरीब है, तो गरीबी के पैमाना भी एक होना चाहिए जहां तक आरक्षण की बात है। आप आरक्षण दे रहे हो तो सभी के लिए एक जैसे कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामान्य के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, एससी एसटी के लिए अलग, जो कि सरकार कर रही है, जो सरासर गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। कि सबको बराबर एक पैमाना होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, सबको उसी आधार पर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो लेकिन केंद्र सरकार की कथनी करनी में फर्क होता है। और एक चीज यहां ये भी हम बताना चाहेंगे कि जो ओबीसी को मंडल कमीशन के तहत जो आरक्षण मिला, उसमें किसी गांधी, नेहरू, कांग्रेस या बीजेपी या अन्य पार्टियां या अन्य नेताओं का कोई भी रोल नहीं है, कोई भी उनका सहयोग नहीं रहा है। इन्होंने, किसी ने भी ये काम नहीं किया है कि ये जो इनको दिलाया हो, पिछड़े वर्गों को जो मिला है, वो अधिकार मिले हैं, वो इन्होंने किसी ने नहीं दिलाए। अगर ये दिलाए हैं तो वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और साहब कांशीराम ने दिलाए हैं। क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था
तो आर्टिकल 340 अनुच्छेद 340 में ये लिखा था कि इन ओबीसी के वर्गों को भी इनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इनके लिए एक आयोग का गठन करना चाहिए, वो इनको पता करे और इनको भी आरक्षण का लाभ देना चाहिए, चाहे पढ़ाई हो चाहे नौकरी हो, सभी जगह, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब को मिला हुआ है। क्योंकि बाबा साहब जानते थे उस समय जब संविधान लिखने की बात चल रही थी और 1932 में जब साइमन कमीशन आया था, तो ये ओबीसी समाज के लोग काफी तादाद में गांधी एंड कंपनी के बहकावे में आ गए थे और अपनी सही स्थिति का आकलन नहीं किया था। लेकिन बाबा साहब ये जानते थे कि जब इनको इस चीज का एहसास होगा इनके हक हकूक के लिए, तो इन्हें कोई कुछ देने वाला नहीं है। इसलिए बाबा साहब बहुत दूरंदेशी थे, आगे की सोच के चलते थे। इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 340 की व्यवस्था की थी संविधान में कि जिसके तहत कमीशन बिठा करके इनको आरक्षण देने का सरकार काम करेगी। लेकिन कांग्रेस की जब सरकार बनी तो बाबा साहब ने इसको दबाव डाला, इन्होंने काका कालेलकर आयोग बनाया। काका कालेलकर आयोग ने 1951 में 50 में उसने अपनी रिपोर्ट दी, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। और आपको बताऊं कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने इस कारण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था कि उन्होंने ओबीसी के लिए कमीशन नहीं बनाया, कमीशन बनाया तो उसकी रिपोर्ट लागू नहीं की। तो 3 मुख्य कारण थे जिसके लिए बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था, जिसमें पहला कारण ओबीसी के लिए कानून न बनाने का था, दूसरा कारण जो हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने पेश किया था महिलाओं की बेहतरी के लिए, उसको पास ना होना, और तीसरा था कि बाबा साहब चाहते थे कि उनको विदेश नीति में और देश के विकास में उनकी योगदान लिया जाए। उस कारण बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था। तो जब आर्टिकल 340 के तहत दोबारा जब मंडल कमीशन बिठाया गया, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि ये काका कालेलकर आयोग पुराना हो गया, मंडल कमीशन बिठाएंगे। मंडल कमीशन बैठा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, तब तक फिर कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस ने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। फिर इस पर कोई विचार नहीं किया। उसके बाद फिर बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और बहुजन समाज पार्टी इस दौरान अस्तित्व में आ चुकी थी। तो बहुजन समाज पार्टी ने भारी तादाद में पूरे देश में आंदोलन चलाया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और बीपी सिंह को तो ये अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर मंडल कमीशन लागू नहीं होगा तो तुम्हारी सरकार नहीं चलने देंगे। और इसी कारण मजबूर होकर बीपी सिंह ने 1990 में मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा की थी, और वो भी सिर्फ नौकरी में आरक्षण की घोषणा की, पढ़ाई में आरक्षण अभी भी तक नहीं दिया गया। तो ये जो घोषणा हुई थी, ये साहब कांसीराम का इसमें बहुत बड़ा योगदान था, जिनके कारण जिन्होंने पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के इस पे और यहाँ लगातार 40 या 45 दिन का धरना दिया था लगातार वोट क्लब पे, पार्लियामेंट पे, मंडल कमीशन के लिए। तो ये मंडल कमीशन तब लागू हुआ था। इसलिए मंडल कमीशन लागू होने का, अगर पिछड़ों को आरक्षण दिलवाने का काम किया तो वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से, और उसे लागू किया गया तो साहब कांसीराम की वजह से। अगर कांसीराम साहब इसको मुहिम को ना चलाते तो शायद मंडल कमीशन भी काका कालेलकर आयोग की तरह रद्दी की टोकरी में पड़ा होता अब तक। इसीलिए पिछड़े समाज के लोगों को खास करके ये ध्यान देना चाहिए। एक बात और भी है कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ था 1990 में, जब घोषणा हुई थी, तो ये प्रचारित किया मीडिया ने और विरोधियों ने कि ये फिर शेड्यूल्ड कास्ट का आरक्षण बढ़ा दिया, इनको सब कुछ दे दिया। तो ओबीसी के लोग ही जो उस समय तमाम जो आंदोलन चल रहे थे मंडल कमीशन के खिलाफ, ओबीसी के लोग सबसे ज्यादा थे, विद्यार्थी ओबीसी के लोग सबसे ज्यादा उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये मंडल कमीशन किसके लिए लागू हुआ है। ये गुमराह लगातार होते रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अब ओबीसी की समझ आ गई है, ओबीसी जाग चुका है। ओबीसी खास करके मौजूदा सरकार की भी कारगुजारियों से देख करके समझ चुका है कि अगर ओबीसी का कहीं हित सुरक्षित है तो वो केवल और केवल
बहुजन समाज पार्टी के साथ सुरक्षित है ओबीसी का हित। इसलिए आज भारी तादाद में उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में ओबीसी जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ चुका है, क्योंकि उन्हें दूसरी पार्टियों की कथनी करनी में फर्क समझ आ गया है और बहुजन समाज पार्टी जो काम करती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसकी भी बात समझ में आ गई है। 4 बार देख लिया है उत्तर प्रदेश में कि बहुजन समाज पार्टी जो कहती है वो करती है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में भारी तादाद में पिछड़े समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं और आगे आने वाले चुनाव में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आज एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और ब्राह्मण समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से भारी तादाद में जुड़ रहे हैं। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का। मेरी बात को ध्यान से सुना, सभी को मेरा प्रणाम।